आज की कहानी है, क्या था सिमरन के अतीत की यादों का सच। सिमरन के पांव आज जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। उसके होम स्टे को 15 दिन के लिए बुक जो कर लिया गया था। वैसे तो यह उत्साह उसमें हमेशा से ही बना रहता है, क्योंकि पुडुचेरी में सिम्मी होम स्टे अपनेपन और पंजाबियत के लिए जो प्रसिद्ध है। चंडीगढ़ से कोई डॉक्टर राजीव यहाँ कॉन्फ्रेंस पर आ रहे थे और वह कुछ दिन यहाँ पर अपनी पत्नी के साथ रहने वाले थे। सो होम स्टे में स्पेशल तैयारियां चल रही थी। वैसे भी सिमरन का चंडीगढ़ से पुराना नाता रहा है, तो उसका उत्साह देखते ही बनता था। वजह, इस चंडीगढ़ से कितनी खट्टी मीठी यादें जुड़ी हैं। अतीत के पन्ने फड़फड़ा उठे। पंजाब के नाभा की रहने वाली सिमरन कभी अपने दारजी और बेबे की आंखों का तारा थी। सिमरन मतलब जिसे इज्जत से याद किया जाए। पर उसने तो ऐसा कारनामा किया है कि शायद पीढ़ियों तक कोई भी उसके खानदान में सिमरन का नाम भूल कर भी नहीं लेगा। उसका तो जीते जी उसकी यादों के साथ और उसके नाम के साथ शायद पिंडदान कर दिया था। उसने लंबी सांस खींचते सोचा, क्यों कट्टरपंथी होते हैं परिवार वाले। सिमरन के स्कूल पास करने के बाद उसके माता पिता ने बड़े अरमानों और नसीहतों के साथ उसे आगे की पढ़ाई के लिए चंडीगढ़ भेज दिया। खुले खुले माहौल ने भोली भाली सिमरन को अलग ही दुनिया में ला पटका। यह तो पहला पड़ाव था, पता नहीं ऐसे कितने ही पड़ाव उसे अभी देखने थे। अब कॉलेज उसके लिए पढ़ाई के साथ आज़ादी और मौज मस्ती का अड्डा भी था। तब लड़कियों का इज्जत व मान भी था। अगर रैगिंग और छेड़छाड़ होती भी थी तो हेल्दी तरीके से, आज की तरह अनहेल्दी एटमॉस्फेयर नहीं था। अक्सर जब उसकी खूबसूरती पर लड़के फब्ती कसते तो ऊपर से तो वह बेपरवाह रहती, पर अंदर ही अंदर उसे अपने रूप पर फख्र महसूस होता। एक दिन जब वह अपने रूममेट स्नेहा के साथ लाल फुलकारी दुपट्टा पहन कॉलेज पहुंची, तो अचानक लाल छड़ी मैदान में खड़ी का कोरस बज उठा। गुस्से में उसने जो पलट कर देखा तो सब शरारती लड़के सीटियां मारने लगे। तभी एक सीनियर ने सबको हाथ के इशारे से रोका। उस हरी आंखों वाले नौजवान ने आगे बढ़कर डायलॉग मारा, कुड़िए, तेरी मंगनी हो गई तो फिर चाय पार्टी दे। यह सुन सिमरन के गाल शर्म से लाल हो उठे और उसने फुलकारी से अपना मुंह ढक लिया। यह देख उस सीनियर ने बड़ी अदा से फिल्मी अंदाज में गाना शुरू कर दिया, रुख से ज़रा नकाब हटाओ मेरे हुजूर, जलवा फिर एक बार दिखा दो मेरे हुजूर। सिमरन ने गुस्से में पैर पटक कर जो जाना चाहा, तो उसने सिमरन के पैरों में झुककर अदा से बैठते हुए नया तराना शुरू किया, अभी ना जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं। और कुछ सीनियर लड़के लड़कियां स्नेहा, सिमरन और उस हरी आंखों वाले सीनियर के चारों तरफ घेरा डाल इस छेड़छाड़ का मज़ा लेने लगे और मिलकर गाने लगे। कहाँ चल दिए, इधर तो आओ, हमारे दिल को यूं ना तड़पाओ। तभी किसी ने कहा, पैट्रिक भागो, प्रिंसिपल सर इधर ही आ रहे हैं। ऐसा सुनते ही सारे सीनियर खिसक लिए। उस हरी आंखों वाले पैट्रिक की शरारत अक्सर सिमरन के जहन में आकर उसे गुदगुदा जाती। फिर एक दिन वह रिक्शे में बैठकर सेक्टर 18 जा रही थी। तभी एक मोटरसाइकिल उसकी बगल से गुजरी और हेलमेट पहने किसी नौजवान ने फब्ती कसी, अगर चुन्नी लेने का इतना ही शौक है तो ढंग से लिया करो, नहीं तो किसी दिन गले में फांसी का फंदा बन जाएगी। जब तक वह कुछ रिएक्ट करती और अपनी चुन्नी संभालती, तब तक उसके गले से चुन्नी फिसलकर रिक्शे के पहिए में फंस गई। यह सब इतनी जल्दी और अचानक हुआ कि उसकी चीख निकल गई। लोग जब तक इकट्ठा होते, तब तक पैट्रिक ने अपना हेलमेट उतार उसकी चुन्नी को पहिए से अलग किया और रिक्शा वाले को पैसे दे रफा दफा होने को कहा। फिर आंखें तरेर कर सिमरन को अपने साथ मोटरसाइकिल पर बैठा हॉस्टल वापस ले आया। सिमरन को याद हो आया, बेबे सही कहती थी, चुन्नी ज़मीन को छूनी नहीं चाहिए, चुड़ैल चिमट जाती है। शायद उसकी चुन्नी के सहारे इश्क चुड़ैल उससे चिपट चुकी थी। वह तो बस पैट्रिक की हरी आंखों में डूबने को उतावली थी। जितना वह पैट्रिक को पाने की, छूने की कोशिश करती, उतना ही वह पता नहीं क्यों परेशान हो जाता और शादी से पहले ऐसे संबंधों को गलत बताता। वह उसके इस व्यवहार पर वारी वारी हो जाती। आज वह महसूस कर रही थी कि सच में कुछ इंसान अंदर और बाहर से कितने अलग होते हैं।
पता नहीं कब गिरगिट की तरह रंग बदल लें। वक्त भी तो गिरगिट की तरह रंग बदलता है। उन दिनों धीरे धीरे उन दोनों के बीच दोस्ती परवान चढ़ने लगी। अब पढ़ाई के साथ सिमरन और पैट्रिक कल्चर क्लब के एक्टिव मेंबर बन चुके थे। उसकी रूममेट स्नेहा ने उसे कई बार पैट्रिक के साथ ज़्यादा नज़दीकियां ना बढ़ाने का इशारा भी किया, पर उसे उसकी ईर्ष्या समझ सिमरन ने अनसुना कर दिया, क्योंकि सिमरन पर तो जैसे पैट्रिक की हरी आंखों का सम्मोहन छाया था। उसमें आए बदलाव को उसकी बेबो ने भी महसूस किया और उसकी शादी के लिए दारजी पर दबाव डालना शुरू कर दिया। इधर समय ने करवट ली। उनके कॉलेज के इंटर कॉलेज फेस्टिवल में उन दोनों का हीर रांझा नाटक देखकर एक प्रोड्यूसर ने उन्हें अपनी अगली पिक्चर में नायक नायिका बनाने का ऑफर दिया और अपना विजिटिंग कार्ड थमा दिया। अब वे दोनों इस विजिटिंग कार्ड के पंखों पर सवार हो यथार्थ की दुनिया से सपनों की दुनिया में विचरने लगे। इधर दोनों के फाइनल्स हुए, उधर सिमरन की शादी कपूरथला की जानी मानी अमीर पार्टी से पक्की हो गई। पैट्रिक को भी केरल वापस आकर चाय बागान संभालने का हुक्मनामा मिला। दोनों के ही नायक नायिका बन दुनिया के दिलों पर राज करने के सपने चकनाचूर हो गए। ना तो सिमरन पक्की गृहस्थन बनना चाहती थी और ना ही पैट्रिक चाय बागान का मालिक, एक ठेठ व्यापारी। तभी जैसे उसकी तंद्रा को तोड़ते नीचे रिसेप्शन से मैसेज मिला कि मिस्टर और मिसेज राजीव पहुंच गए हैं। अपने को एक बार शीशे में निहार सिमरन नीचे भागी। होम स्टे का स्टाफ अतिथियों के लिए फ्रेश ड्रिंक्स और आरती का थाल लेकर स्वागत की पूरी तैयारी के साथ खड़ा था। पहला इम्प्रेशन अगर अच्छा रहा तो खुद ब खुद उसके होम स्टे की पब्लिसिटी हो जाएगी। यह सोचकर सिमरन के होंठों पर स्मित मुस्कान आ गई। पर जैसे ही उसने राजीव दंपति को देखा तो लगा मानो पैरों तले ज़मीन निकल गई हो और उसके होंठों पर आई मुस्कान मानो वहीं जम गई। उसके सामने तो उसकी कॉलेज के ज़माने की रूममेट स्नेहा अपने पति डॉक्टर राजीव के साथ खड़ी थी। इधर स्नेहा भी सिमरन को यूं यहाँ पुडुचेरी में होम स्टे की मालकिन देखकर ठगी सी रह गई। यह तो पैट्रिक के साथ मुंबई भाग गई थी, फिर यहाँ कैसे? इधर सिमरन ने भी वक्त की नब्ज देख गर्मजोशी से स्नेहा का हाथ पकड़ा और उसके गले लग गई। डॉक्टर राजीव ने स्नेहा की तरफ सवालिया निगाहों से देखा तो उसने इशारों से सब बाद में बताने को कहा। शायद वो यह नहीं देख पाए कि उसका इशारा करना सिमरन की निगाह से नहीं छिप पाया था। एक बारगी तो सिमरन के चेहरे का रंग उड़ गया, कहीं उसका अतीत उसके सुखद और शांत वर्तमान और भविष्य पर हावी होकर उथल पुथल न कर दे। फिर जब डॉक्टर राजीव रिसेप्शन पर पेपर वर्क पूरा कर रहे थे तो सिमरन ने स्नेहा का हाथ दबाते हुए उसके कान में कहा, डॉक्टर राजीव को मेरे बारे में कुछ भी बताने से पहले मेरे से मिल लेना प्लीज़। उस दिन डॉक्टर राजीव की पुडुचेरी के एक आश्रम में कॉन्फ्रेंस थी तो स्नेहा पुरानी सखी सिमरन से मिल बैठ बातें करने का बहाना बना वहीं होम स्टे में रुक गई, क्योंकि सिमरन का अतीत जानने की उसको भी उत्सुकता थी। उधर पुडुचेरी के सूर्यास्त की लालिमा सदैव ही सिमरन को उदास और एकाकी करती आई है। आज वह अपने कमरे में बैठ चाहकर भी अपनी इस अवसाद भरी सोच से बाहर नहीं निकल पा रही थी। स्नेहा ने उसे अतीत के गहरे अंधेरे कुएं में जो धकेल दिया था। तभी स्नेहा ने हौले से दरवाज़ा थपथपाया। अपने व्यथित मन को सहेज सिमरन ने प्रोफेशनल होस्ट और दोस्त की इमेज पहन ली। स्नेहा ने कमरे में इधर उधर झांकते हुए पूछा, पैट्रिक कहाँ है? सिमरन ने फीकी मुस्कान के साथ कहा कि वह यहाँ अपनी बेटी के साथ अकेली ही रहती है और यह होम स्टे उसका ही है। फिर कॉफ़ी पीते हुए थोड़ा सहज होने पर अपनी पुरानी सखी स्नेहा का यूं अपनापन देख सिमरन ने खुद ब खुद अपना अतीत उसके सामने उधेड़ना शुरू कर दिया। स्नेहा, मेरा जीवन तो लंबे संघर्षों के कहीं कोरे, कहीं फीके, कहीं टेसू के लाल तो कहीं पीले रंगों का पुलिंदा है। पर पता नहीं कैसे हिम्मत आई और मैंने अपने आप को चकाचौंध की दुनिया में चट्टान से अडिग पाया। इसी दृढ़ता ने मुझे मुश्किलों का सामना कर निरंतर आगे बढ़ने को प्रेरित किया और मैंने बिना किसी गिला शिकवा के सोच समझकर पैट्रिक से अलग होने का सही निर्णय लिया था। मैं तुमसे क्या छुपाऊं, क्या बताऊं? बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि जब हम रिलेशनशिप में होते हैं तो केवल उसी के बारे में सोचते हैं। एक फियर में रहते हैं कि कोई उस प्यार को छीन ना ले। शायद सच,
स्नेहा, इसीलिए तब तुम्हारा पैट्रिक के लिए क्रश देख मैं भी तो जेलस और इनसिक्योर हो गई थी। स्नेहा यह सब सुनकर हक्की बक्की रह गई और एम्बेरेस्ड होकर बोली, छोड़ो यह बात, तब तो उम्र ही ऐसी होती है। हाँ, तुम्हारे पैट्रिक के साथ भागने की खबर जब मेरे मम्मी पापा के पास पहुंची तो उन्होंने मुझे हॉस्टल से वापस बुला लिया और मेरी आनन फानन में डॉक्टर राजीव से शादी भी करवा दी। फिर क्रश वाली झेंप मिटाने के लिए और अपनी आज की साख बनाए रखने के लिए स्नेहा ने आगे जोड़ा, डॉक्टर साहब देखने में तो सख्त मिजाज लगते हैं, पर इनका दिल स्नेह और प्यार से लबालब भरा है। तभी तो मैं शादी के बाद अब पीएचडी करने का सपना पूरा कर पाई। अपनी आगे की पढ़ाई न कर पाने की एक चुभन भरी टीस सिमरन के दिल में उठी। उसका भी तो पीएचडी करने का और कुछ बनने का सपना था। क्या से क्या हो गया, पर फिर अपने चेहरे पर उसने मुस्कान कायम रख इस क्षोभन को तत्परता से छुपा लिया। उधर स्नेहा को पैट्रिक और सिमरन के ब्रेकअप के बारे में सुनकर बहुत दुख पहुंचा। उसने कहा, तुम पर तो तकलीफ़ों का पहाड़ टूट पड़ा होगा, कैसे किया मैनेज अकेले तब। यह सुनकर फिंगर क्रॉस करते हुए बोली, नहीं नहीं पैट्रिक को दोष मत दो, सब वक्त की बात है। ब्रेकअप हुआ है हमारा, फिर भी बद्दुआ नहीं करूँगी उसके लिए। इस ब्रेकअप ने मेरे बहकते कदमों को नई दिशा दी है, मेरे वजूद को एक नई पहचान दी है। इसमें कुछ तो ज़रूर पैट्रिक का योगदान रहा होगा। सिमरन ने टॉपिक बदलते हुए कहना शुरू किया, उन दिनों कॉलेज लाइफ में तब की मुंबई हमारे लिए हॉलीवुड जैसी थी, पर यह दिखने में भी नहीं, सच में बड़ी ही मायावी है। हम दोनों को ही जिंदगी का बहुत बड़ा फ़लसफ़ा सिखा गई यह मुंबई। जिस प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने इंटर कॉलेज कल्चर फेस्टिवल में चीफ गेस्ट बन हमारी एक्टिंग पर खुश हो अपना विजिटिंग कार्ड दिया, हमें उनकी अगली फिल्म में काम देने का वादा किया था, उसे ही सच्चा मान हम घर परिवार की इज्जत को दरकिनार कर अपने सपनों की दुनिया को यथार्थ में अनुभव करने के लिए हाथ में जो थोड़ा बहुत पैसा गहना था उसे लेकर मुंबई भाग आए। पर 4 दिनों में ही यहाँ की असलियत सामने आ गई। उस प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने तो केवल उस दिन वाहवाही लूटने और मीडिया में अपना नाम कमाने के लिए हमें वह लालच दिया था। वह क्या हमारे फाइनल्स होने तक हम दोनों का इंतज़ार करता। उसके दरबान ने तो हम दोनों को गेट का रास्ता दिखा दिया। अच्छे भले खाते पीते घर के लोग सड़क पर आ गए और रोटी के लिए मोहताज हो गए। जीवन यापन के लिए सिमरन ने आसपास के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। उधर पैट्रिक फिल्मों में काम की तलाश में सुबह निकलता और देर रात तक भटकता रहता। फिर एक दिन मेरी हेयर ड्रेसर पड़ोसन ने मुझे एक अधेड़ उम्र की बुढ़ाती नायिका की कंपेनियन के रूप में नौकरी दिलवा दी। मुझे तो द्रौपदी का सरेंद्री रूप याद आ गया। इस नायिका के यहाँ पुरुषों का आना मना था, केवल लेडीज़ ही काम कर सकती थी। मुझे सुबह 11 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक उसके साथ साए की तरह रहना था, क्योंकि अब बढ़ती उम्र की वजह से ना तो उसको फिल्मी दुनिया में काम मिल रहा था और ना ही इज्जत, ना ही उसका कोई नाती रिश्तेदार था और ना ही कोई दोस्त। वह बेइंतहा अकेली थी। पैसा भी उसके अकेलेपन को भर नहीं पा रहा था। मुझे भी लगा कि कोई डर नहीं, इस नौकरी को मैंने और उसने भी मुझे हाथों हाथ लिया। मुझे देख उसके उदास चेहरे पर अजीब सी चमक आ गई और जब उसने तीखी निगाहों से मेरे बदन पर एक गहरी निगाह डाली तो एक बारगी मेरी रूह कांप उठी कि कहीं यह बुढ़िया कोई लुका छिपी वाला धंधा तो नहीं चलाती। शायद वह मेरी परेशानी पर पड़े चिंता व तनाव के बादलों को पहचान गई और मुझे अपने पास बुलाकर ज़ोर से भींच लिया और प्यार से बोली, लाडो रानी डरो नहीं, तुम तो मेरी बेटी समान हो। मेरा भी अगर परिवार होता तो तुम्हारी ही हम उम्र मेरी बेटी या बहू होती। फिर उस बुढ़िया ने मुझसे मेरे स्टेटस के बारे में पूछा। मैं भोली भाली मैंने सीधा ही बोल दिया, अभी शादी नहीं की पर इकट्ठे रहते हैं, थोड़ा सेटल हो जाएंगे तो शादी कर पर बसा लेंगे। यह सुनते ही उसने मोह ममता से सहानुभूति दिखाते हुए मुझे 3,500 रुपये एडवांस में दे दिए और उस रोज़ से ही अपने पास काम पर रख लिया। उसके साथ कुछ दिन बड़े मज़े से कटे। ताश खेलो, गपशप मारो, खाना खाओ, घूमो फिरो, उसकी बातें सुनो।
इसी बीच मैं उसे दवाई खाना पीना भी देती। कभी कभी वह बच्चों की तरह रूठ जाती तो उसे अपने हाथों से खाना खिलाती। एक दिन वह जिद करने लगी, बाजार चलो, कुछ वेस्टर्न ड्रेस लानी है। क्योंकि मैं सलवार कमीज़ में बड़ी उम्र की लगती थी। मैं यहाँ हीरोइन बनने आई थी, माँ का रोल करने के लिए नहीं। घर पर ही उसने ब्यूटिशियन को बुलवाकर अपनी निगरानी में मेरी बॉडी पॉलिशिंग करवाई। सच में स्नेहा, मैं तो शर्म से मरी जा रही थी और वह बुढ़िया मेरी शर्म का मज़ा ले रही थी। फिर जब उसने मुझे बालों को छोटा कटवाने को कहा तो मैंने सख्ती से मना कर दिया और उठ खड़ी हुई तो वह तुरंत राज़ी हो गई। अगले दिन उसने मुझे उसकी दिलवाई वेस्टर्न ड्रेस पहनने का आग्रह किया। उस दिन घर में हम दोनों ही थे और कोई नहीं। मैं तो शीशे में अपना ही रूप देख फिल्मी दुनिया में नायिका के रूप में विचरने के ख्वाब देखने लगी। उसने मुझे अपने पास बिठा लिया और मेरी जांघों पर हाथ फेरते हुए मेरे रूप यौवन की तारीफ की। लेकिन मुझे उसका यूं टच करना पसंद नहीं आया। फिर एक दिन मेरी बैकलेस ड्रेस से पीठ पर हाथ फेरते हुए बोली, यह तो पंख सी मुलायम है। जब तक उसके हाथ नीचे फिसलते मैं बहाने से खड़ी हो गई। सोचा शायद इसका बात करने का ऐसा ही ढंग होगा। फिर मेरी तरफ से कोई एतराज़ ना देखकर अब उसकी हिम्मत बढ़ने लगी। एक दिन मैं कपड़े चेंज कर रही थी तो अचानक मेरी चेंजिंग रूम का दरवाज़ा खुला और उसने पीछे से जकड़ लिया। मेरे मुंह से चीख निकल पड़ी तो यह था इस बुढ़िया का असली रूप। लेस्बियन के बारे में केवल उड़ती उड़ती बातें सुनी थी, पर आज तो देख भी लिया। सेक्स की भूखी वह बूढ़ी नायिका मेरा रौद्र रूप देख घबरा गई। पहले तो उसने भी पलटवार करते हुए मुझे लिव इन रहने के लिए लानत मलामत की, मेरे चरित्र पर लांछन मारे। मुझे टस से मस ना होता देख वह समझ गई कि उसकी दाल यहाँ नहीं गलेगी। मैंने झट से कपड़े पहने और कोठी का गेट खोल उस घर से भागी। शुक्र है उस भयानक हादसे से मैं अपने को बचा सकी। पर शायद घर पहुंची तो दरवाज़ा अंदर से बंद था, पर कुंडी नहीं लगी थी। हाँ, जैसे ही दरवाज़ा खोलकर अंदर कदम रखा तो आंखों के आगे अंधेरा छा गया। किस से उस बुढ़िया की बेजा हरकत की शिकायत करूं? उस पैट्रिक से जो खुद एक प्रोड्यूसर को खुश करने के लिए हम बिस्तर था। मैं अपनी चीख को होठों में ही दबा वॉशरूम में भाग गई। यह सब क्या हो रहा था? लगता है मैं घंटा भर यूं ही वहां बैठे रही। पैट्रिक की बहुत मिन्नत के बाद मैंने दरवाज़ा खोला और हम दोनों अपने अपने साथ हुए हादसे के लिए घंटे भर आंसू बहाते रहे। पैट्रिक ने वादा करते हुए कहा कि वह मजदूरी कर लेगा पर दोबारा ऐसा गंदा काम नहीं करेगा। किस्मत अच्छी थी कि मुझे ट्यूशन मिल गई और एक प्राइवेट स्कूल में कम तनख्वाह पर नौकरी भी। सोचा अब कमाऊंगी और पैट्रिक अपनी फिल्मी कैरियर पर ध्यान देगा, जैसा कि उसने मुझसे वादा किया था। पर शायद वह मेरी कमाई पर रहने को पचा नहीं पा रहा था। फिर एक दिन पैट्रिक बोला, कहीं काम मिला है, ज़्यादा बड़ा तो नहीं, पर रात को देर से आएगा क्योंकि शूटिंग रात में ही होगी। मैंने भी सहज ही मान लिया, पर शक का कीड़ा अब कुल बुलाने लगा था, क्योंकि यहाँ के परिवेश में रहते हुए मैं भी बहुत जल्दी बाहरी दुनिया की असलियत पहचानने लगी थी। एक रात मैं विंडो के पास खड़ी पैट्रिक का इंतज़ार कर रही थी तो एक बड़ी सी गाड़ी रुकी और दरवाज़ा खुला। पैट्रिक के साथ साथी ने गाड़ी से उतरकर बड़े ही वाहियात तरीके से पैट्रिक को चुंबन दिया। यह देख सिमरन को सारा माजरा समझ आ गया। तो पैट्रिक रात को कौन सी शूटिंग करता था, यही वाली ना। पैट्रिक के घर में पैर रखते ही मैंने उसकी लानत मलामत शुरू कर दी, पर शराब के नशे में धुत वो क्या सुनता। सुबह जब पूछा तो जनाब के रंग ढंग निराले थे। शराब पीकर ही तो जिस्म बेचे जाते हैं। इस फिल्मी लाइन में आगे बढ़ने के लिए कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ तो करना ही पड़ता है। तुमने तो उस बुढ़िया की नौकरी पर लात मारकर सबसे बड़ी बेवकूफ़ी की। पैसा भी गया और नौकरी भी गई। उसके चलते तुम्हें कहीं ना कहीं तो किसी पिक्चर में काम मिल ही जाता। शायद वह बुढ़िया ही तुम्हारे प्यार में पड़ तुम्हारे साथ कोई पिक्चर बना लेती। कुछ पाने के लिए तुम्हें भी समझौता करना आना चाहिए। मेरे साथ रह रही हो तो दोनों ही तरह की ज़िंदगी का मज़ा लो। अपना काम निकलना चाहिए, चाहे सामने वाला मेल हो या फीमेल, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। इस सच को जितनी जल्दी समझ लोगी उतना अच्छा रहेगा।
मैं तो यह सुनकर हक्की बक्की रह गई। उसे समझाया, आओ अब अपनी दुनिया में लौट चले। माँ बाप का दिल बहुत बड़ा होता है, वे हमें माफ़ कर देंगे। पर उस पर तो फिल्मों में काम करने का जिन सवार था। उसके फालतू के तर्क वर्क सुनकर मैं उस पर फट पड़ी। कभी तो तुम बहुत गुरूर करते थे सिमरन के प्रति अपने पोजेसिवनेस का। कहाँ गया वह दम? सब इस माया नगरी के दलदल में गहरा धंस गया है। शर्म नहीं आती तुम्हें अपने ऊपर? मुझे अपने बायसेक्सुअल ग्रुप ज्वाइन करने को कहते हो। कॉलेज में इसी सिमरन पर अगर कोई दूसरा निगाह भी डाल लेता था तो तुम उसका खून करने को उतारू हो जाते थे। आज कहाँ गई तुम्हारी ऊष्मा भरी पोजेसिवनेस, मैनली बिहेवियर और मैनरिज्म? शोहरत और पैसे के लिए तुम इतने नीचे गिर जाओगे, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अभी भी वक्त है, चेते जाओ। तुम तो सेक्स की भूख में अपना ज़मीर भी खो बैठे हो। पता है बायसेक्सुअल होने पर कितनी बीमारियां लगेंगी? क्या कहेंगे तुम्हारे घर वाले जब उनको तुम्हारी सच्चाई का पता चलेगा? इन सेलिब्रिटीज़ की ज़िंदगी खुले पन्ने की तरह होती है, फिर भी इन पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि इनकी ताकत और पैसे के आगे सब बोने हैं। सारा दोष तुम पर ही आएगा, अभी भी सुधर जाओ। पर वह कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। मैं तो जैसे आसमान से ज़मीन पर गिरी। क्या करूं, किससे बात करूं, समझ ही नहीं आया। यहाँ तो कोई किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर ही नहीं करता। क्या से क्या बन गए थे हम? सपनों को भूल जीवन यापन की इच्छाओं की पूर्ति करने वाली मशीन। जीवन का सारा मज़ा ही लुप्त हो रहा था। तभी मुझे लगा कि मेरे शरीर में नन्हा सा अंकुर फूट रहा है। जब मैंने पैट्रिक को यह खबर दी तो उसने इसको अपना अंश स्वीकारने से ही मना कर दिया। वह दोषारोपण करने लगा, क्या पता मेरे पीछे से तुम भी यही सब करती हो जो मैं रात में करता हूँ। यहाँ तो यह आम बात है। गुस्से में मैंने एक थप्पड़ उसको लगा दिया और अपने स्कूल आ गई। उसी वक्त मैंने एक निर्णय लिया और चुपके से पैट्रिक के घर में फ़ोन करके बताया। वह यहाँ मुंबई में आकर गलत संगत में पड़ गया है। इसे कोई गंभीर बीमारी हो उससे पहले ही उसे यहाँ से ज़बरदस्ती ले जाएं और उसका जीवन सुधारें। यह सुनते ही उसके माता पिता के पैरों तले ज़मीन निकल गई। उसी रात उन्होंने फ़्लाइट से आने का वादा किया। मैंने उन्हें पैट्रिक के घर का पता दे दिया और कहा कि चाबी वॉचमैन से ले लें। यह कहकर मैंने फ़ोन रखा और अपने कपड़े और पैसे समेटे। भरपूर गीली निगाह अपने बिखरते आशियाने पर डाली और वुमेन हॉस्टल की डोरमेट्री में रहने आ गई। 2 दशक पहले तक यह लिव इन टैबू था। लिव इन कपल को हिकारत या बदचलन के रूप में देखा जाता था और मैं तो कुंवारी माँ थी। अब मेरा पेट दिखने लगा था तो एक दिन हिम्मत कर नाभा के लिए ट्रेन पकड़ी और घर पहुंच गई। पर वहाँ अब कोई ना था। मेरे दारजी और बेबे घर बेचकर पता नहीं कहाँ चले गए थे। मुंबई वापस जाने का मन नहीं था। हिम्मत कर मैंने पटियाला में अपने ननिहाल में पनाह लेने की सोची। वह तो सुखद संयोग था कि घर पर उस दिन अकेले नानी थी। बाकी सभी किसी की शादी में 2 दिन के लिए दिल्ली गए हुए थे। मेरी नानी ने बहुत हिम्मत से काम लिया। मुझे एक कमरे में छुपा कर रखा, खाने पीने का सामान दिया और फिर कुछ पैसे दिए और यहाँ से पुडुचेरी में अपने गुरुजी के आश्रम में भेज दिया। वे जब तक जिंदा रहीं मेरे अकाउंट में कुछ ना कुछ रकम भेजती रहीं। मैं भी आश्रम में बच्चों को पढ़ाने लगी और हर वक्त किसी न किसी काम में व्यस्त रहती। बस इन्हीं से मेरे जीवन का एक नया अध्याय शुरू हुआ। मेरी नानी ने अपने गुरुजी को यह बोला था कि मैं विधवा हूँ और पेट से हूँ, तो किसी ने ज़्यादा सवाल नहीं पूछे। अब तक मैं भी ज़िंदगी में इतने धक्के खाकर समझदार हो चुकी थी। एक दिन मेरे अकाउंट में नानी ने एक बहुत बड़ी रकम भेजी। फिर मैंने छोटी सी शुरुआत में ही भविष्य की संभावनाएं जोड़ी और अपनी थोड़ी बहुत जमा पूंजी और नानी की रकम से यहाँ छोटा सा घर खरीद लिया। यहाँ पर शुरू में तो मैंने पेइंग गेस्ट खोला। मेरे अच्छे व्यवहार और घर जैसे माहौल के चलते यह हमेशा भरा रहने लगा। धीरे धीरे मैंने उसके आसपास की जगह खरीद होम स्टे का व्यवसाय शुरू किया। पिछले 2-2.5 दशकों में काफ़ी कुछ बदल गया है। अब तो मैं भी सशक्त और आत्मनिर्भर बन गई हूँ। स्नेहा ने उसको रोक कर पूछा, तुम फिर कभी पैट्रिक से मिली? सिमरन ने कहा, नहीं, असल में हम दोनों एक दूसरे को
मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहे थे और ज़िंदगी की वास्तविकता से रूबरू हो अपने ही सपनों को पूरा करना भूल गए। स्नेहा, मुझे कभी कभी लगता है कि हमारी सारी चाहतें और इच्छाएं केवल दैहिक वासना से जुड़ी थी, माँ की नाल की तरह। दैहिक वासना से अलहदा होकर शायद हमारा प्यार अब और अधिक मजबूत हो गया होगा। पैट्रिक को तो मैंने उस दिन मुंबई छोड़ते ही अतीत के पन्नों में वहीं दफन कर दिया था। सुखद संयोग आज तुमसे मिलना हो गया। आज तुम आई हो तो पूरी जिंदगी को पढ़ लिया। अब तो बस यही जीवन है। बस एक ही चाह है कि पैट्रिक मेरे चरित्र पर विश्वास करे। मैंने उसके अलावा किसी और के साथ न तब न उससे रिलेशनशिप टूटने के बाद किसी और से कोई संबंध बनाए। वह एक बार अपनी बेटी को देखकर इस बात को मान ले कि यह उसका ही अंश है, और यह सच भी है। वह सामने पानी में अपनी फ्रेंड्स के साथ अटखेलियाँ करती मेरी बेटी सिप्पी है। फिर सिमरन ने अपने कमरे की विंडो से आवाज़ लगाई, सिप्पी यहाँ आओ, अपनी कॉलेज फ्रेंड से तुम्हें मिलवाना है। जैसे ही सिप्पी ने विंडो की तरफ देखा तो स्नेहा हैरान रह गई। हूबहू सिमरन, पर आंखें ओ हरी, ये तो पैट्रिक जैसी हैं। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।